बस दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस नो स्लाइडिंग, खत्म कहानी। दुनिया भर के पन्ने चिट्ठे कद्दू ककरी रखने की जरूरत ही नहीं। बेसिक्स पे जाओ, फंडा पकड़ो, तुम लीड करोगे। नहीं तो रोते रहो, अरे वो देख ले वो देख ले, वो कर ले वो कर ले, कुछ नहीं होगा बबुआ। बेसिक फंडा पता है, आप हर चीज़ बहुत तसल्ली से कर जाओगे। अदरवाइज आपके घर पे रोटेशनल का तरह तरह का नोट्स होगा, ग्रंथ होगा सर, 100 पन्ने की चीज़ें लिखी होंगी आपने, बट सब यूजलेस है अगर आपको फंडे पे कंट्रोल नहीं है। फंडे पे कहते हैं ना एकदम जान पहचान घनिष्ठता नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ आ रही है, सर कोई दिक्कत है किसी को? और एक बात देखिए, बिहार में कहता है भूगोल विद्यार्थी का बस्ता भारी, खूब सारा नोट्स जमा करके रखा, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। हाय एवरीवन, तो रोटेशनल मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट मतलब आखिरी पार्ट, इसमें एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशन, रोटेशनल एनर्जी, वो सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसके बाद क्वेश्चंस कर रहे होंगे और डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर फास्ट रिवीजन सभी कॉन्सेप्ट का मेरे ख्याल से नहीं किया जा सकता है ना। तो चलिए देखिए, अगर हम रोटेशनल सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होगी एंगुलर मोमेंटम। जैसा मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क, वहां से क्वेश्चन आने की एक पूरी उम्मीद रहती है। दूसरा पार्ट है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और जो हम लोग कॉन्सेप्ट लिखते हैं वो कोर कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट है। इवन एडवांस के लिए भी हम बात करेंगे तो कोर कॉन्सेप्ट के नाम पे वही चीज़ें लगनी है। हाँ, कुछ अलग अलग डेराइव्ड चीज़ें होंगी, कुछ अलग अलग सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे काम करना पड़ेगा, बट एज फार एज दैट कोर कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न यही है, ठीक है। तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम पे आएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह लें कि भाई हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एवरीथिंग हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा उस पर जाके करेंगे, ठीक है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, इसको हम एल से लिख लेंगे अभी, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस है यार, मोमेंटम है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है, बहुत सिस्टमैटिक और सिंपल मामला रखना है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहला फॉर्मूला मतलब जो दादाजी होंगे ना, वो क्या होंगे भाई? आर क्रॉस पी। इसके बाद इन्हीं से सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे, स्पेशल केसेस के लिए इसको लिखते चले जाएंगे। तो जो जहां से ओरिजिन जो है इस फॉर्मूले का एंगुलर मोमेंटम का, वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। व्हाट इज आर? सिंपली पोजीशन वेक्टर, इट इज पोजीशन वेक्टर। एंड व्हाट इज पी? दिस इज लीनियर मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से समझेंगे कि भाई ये एक पार्टिकल के लिए है या किसी बॉडी के लिए जो जिसका सेंटर मास हमें पता हो, ठीक है सर। तो सेंटर मास पता है तो सेंटर मास की सेंटर मास में हम उस पी को दिखा पाएंगे, ठीक है सर, ग्रेट। तो मान लो कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वी दी हुई है, जिसकी वेलोसिटी वी दी हुई है। तो अगर इसका मास m है तो इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो इसी तरफ हो जाएगा, m इंटू वी। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अब जैसे मैंने एक पार्टिकल लिखा, तो कोई एक अगर रिजिड बॉडी हो तो उसके सेंटर को तुम ऐसा देख लो ना, ठीक है। तो एक आइडिया, एक अप्रोच, एक तरीका ऐसा सोचते चले जाओगे। तो विजुअलाइज करके रखिएगा, मन में ऐसा सेटल करके रखिएगा कि कोई अगर रिजिड बॉडी भी होता तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख लेते और सेंटर मास के हिसाब से हम उसके लीनियर मोमेंटम का किस पॉइंट पे आ रहा है वो दिखाते, ठीक है। क्योंकि जब तक वो पॉइंट नहीं पता होगा कि किस पॉइंट पे वो मोमेंटम है, तब तक उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे आप? ग्रेट। अब देखो, तो इसका मतलब आर जैसे आया तो अबाउट विच पॉइंट यू वांट एंगुलर मोमेंटम, वो बहुत जरूरी हो जाएगा। तो जब भी एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे हवा में ऐसा नहीं होगा, आपसे ऑलवेज पूछेगा अबाउट दिस पॉइंट। एक स्पेशल केस आएगा जब स्पिन के लिए बात करेंगे तो कहानी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहां तक बातें समझ आ रही है। तो अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ लिखना है, अबाउट ओ लिखना है, तो अबाउट ओ से लिखेंगे तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा, और अब हम यहां पे एंगुलर मोमेंटम लिख पाएंगे। तो अब देखो ये अरेंजमेंट समझ आ गया, ये मेन फॉर्मूला था और ये मान लो थीटा एंगल हो गया। तो अगर ये थीटा एंगल ये आर है तो यहां पे जो एल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो एम वी आर साइन थीटा हो जाएगा क्या, ठीक है। डायरेक्शन लिखना बहुत आसान है, राइट हैंड कर्ल रूल आप बार बार यूज करते आए हैं, ठीक है। 11वीं कक्षा से वैसे आप सभी ने 2-3 महीने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये सब आपका एकदम पक्का होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ आ रही, थीटा थीटा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आर साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला समझ आ गया कि कोई भी बॉडी अगर उसका लीनियर मोमेंटम पता हो और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, अगर उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर पता हो तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम। यहां तक तो बातें समझ आई। डायरेक्शन में क्या करोगे? आर क्रॉस पी।
आर क्रॉस पी, तो इनवर्ड गया। तो अगर यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन की बात करें तो अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये डेफिनेटली माइनस के हो जाएगा, ठीक है, आर क्रॉस पी इनवर्ड गया, ठीक है सर। अब यहीं से एक चीज याद रखिएगा कि भाई हम क्या और कर सकते हैं कि भाई आर साइन थीटा को हम ये वाली डिस्टेंस लिख सकते, क्या आर साइन थीटा को ये वाली डिस्टेंस लिख सकते। तो इसको अगर हमने d लिख दिया तो अब हम एक शॉर्टकट याद रखेंगे एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के लिए, सिंपली p इंटू डी। व्हाट इज d? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन p मतलब लाइन ऑफ मोमेंटम एंड o मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बहुत सिंपल। अब सिर्फ इतने से कई दफा क्वेश्चन पूछेगा, आपने देखा होगा, चाहे मेन की बात करें चाहे अलग अलग जगह। एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है जी, पार्टिकल ऐसा जा रहा है, इसका मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, अबाउट ओ एंगुलर मोमेंटम पूछा। दो तरीके, इसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर दीजिए आप। तो जैसे रिजॉल्व कर देंगे सर तो देखो 2 पॉइंट आएगा। देखो अगर मान लो ये थीटा है तो ये वी कॉस थीटा और ये वी साइन थीटा आ जाएगा। तो जैसे इसने आपने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, अब बहुत आसान है बेटा। फॉर वी साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0, सर v cos theta perpendicular distance is this much, so simply it is v cos theta m, this is linear momentum into perpendicular distance, डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल का मोशन है, अगर एक रिजिड बॉडी का मोशन है, सेंटर मास कहां पे ये पता है, सेंटर मास की वेलोसिटी पता है, तो बहुत आसानी से आप एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दादाजी जो फॉर्मूला था वो और उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है सर, ग्रेट। यहां तो बातें समझ आ गई। अब इसी का उपयोग करके डिफरेंट फॉर्मूले आ जाएंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे चलेंगे, फिर एनर्जी, फिर रोलिंग, कहानी समाप्त, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगला जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट निकल के आएगा वो ये है कि इसका एप्लीकेशन किधर गया था। अगर मैं सर्कुलर पे ले आऊं, ठीक है, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो फिर से वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना चाहिए। तो देखो कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी लिख दी, तो यहां से पता लग गया कि जो लीनियर मोमेंटम होगा वो m इंटू वी लिखा जाएगा, क्या, ठीक है। और ये रेडियस r हो गया। तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, अगर इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r क्रॉस p। तो अगर मैं यहां से देखूं इस छोटू से, r क्रॉस p आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो सबसे पहले डायरेक्शन दिखा दे, आउटवर्ड आया बेटा, r p का मतलब mv साइन 90, साइन 90 को 1 लिखते हैं, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना आ गया, mvr। तो जब भी सर्कुलर, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी किया होगा कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, तो NH mvr को NH/2π लिखा होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत है किसी को? फिजिक्स में भी है बट केमिस्ट्री, इसलिए मैंने बोला कि केमिस्ट्री की चीजें ज्यादा याद रहती हैं, ठीक है। तो एल को क्या लिख सकते हैं, mvr। यहाँ तक बात समझ आ रही है सर, ग्रेट। डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, आउटवर्ड। डायरेक्शन क्या लिखोगे, आउटवर्ड, ठीक है। ज्यादा याद रहता, मतलब जब भी इंफॉर्मेशन कन्वे करने वाला मीडियम जब बहुत शानदार हो तो याद रहने की गारंटी रहती है सर, है ना। तो देखो ये आर, तो यहां तक बातें समझ आ रही, तो आर को, एल को क्या लिख सकते हैं, एमवीआर। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगा, याद रहेगा। तो व्हेनेवर वी हैव सर्कुलर मोशन तो तुरंत एमवीआर लिखेंगे सर एंगुलर मोमेंटम के नाम पे, और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रोटेशन, ठीक है, राइट हैंड रोटेट कराइए। सिंपली अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है आउटवर्ड जाएगा, क्लॉकवाइज है इनवर्ड जाएगा, खत्म, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा ये आपको पता लग गया। अब आते हैं रोटेशनल के लिए, है ना, प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो क्या होगा, देखो अगर हम प्योर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं किसी भी रिजिड बॉडी का, तो मान लो ये रिजिड बॉडी है, और अगर ये O से एक्सिस फिक्स्ड है, मतलब एक्सिस जो है दैट एक्सिस इज पासिंग थ्रू O और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो बेटा जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, सभी सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहता हूं तो भाई सभी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और सभी एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको ऐड कर दिया जाए, क्यों ना उसको ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो m1 और ये r1 डिस्टेंस पे और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो सिर्फ अकेले इसका लिखूं तो m1 ओमेगा r1 इंटू r1,
सर्कुलर मोशन के लिए एम वी आर, सो दिस इज वी ना। अब अगर सब के लिए चाहिए बेटा तो इसी को आई बनाया और इसी का सम लिख दिया, क्या कहते हो I12 एन तक, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल के आया गया। अब अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एम आई, तो एम आई आर आई स्क्वेयर, ठीक है, 1 to n n2 ओमेगा। अब ये आई है, कर चुके हैं हम लोग, तो देखो एल क्या हो गया, आई ओमेगा आ गया, समझ आई बात। सो व्हेनेवर वी हैव प्योर रोटेशनल मोशन, बॉडी फिक्स्ड है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, देन दिस वुड बी द फॉर्मूला। उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंट आई लिख दीजिए, इनटू ओमेगा कर दीजिए, ओमेगा का डायरेक्शन जो होगा वही एल का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, यहां तक समझ आ रही है बात। तो जब प्योर रोटेशनल मोशन होगा तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे ये पता चल गया, ग्रेट। अब अगर स्पिन है बॉडी में, तो मतलब अभी तक यही देख के पता लगा कि भी एंगुलर मोमेंटम उस एक्सिस पे डिपेंड करता है, उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है जिसके अबाउट हमें लिखना है। ठीक है, अब अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है, मान लो फ्री, मतलब कि भी एक स्फीयर लिख दिया, ये रोल कर रहा है, रोल करने का अभी आगे बढ़ेगा, बस मैंने अभी लिख दिया वी और ओमेगा से घूम रहा है अबाउट द सेंटर, मतलब दैट बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो अब यहां पे अगर एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे अबाउट ओ, ध्यान से देखिएगा, तो पहले तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए तो मैं इसको अलग कर देता हूं, ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर मास पे पूरे मास को चिपका दो और वेलोसिटी दे दो, ठीक है। तो यहां पे अगर हम P की बात करें तो ये mv हो गया। अब देखो सर, सिर्फ ट्रांसलेटरी के लिए लिखना होता तो इस पॉइंट के अबाउट भी लिखते, तो लाइन ऑफ मोमेंटम ये हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गया, तो हम क्या लिख देते, mvr, इनवर्ड माइनस k कैप लिख देता हूं मैं। यहां तक बातें समझ आ रही है। लेकिन दूसरा भी है, रोटेशन भी है, और इस रोटेशन को हम स्पिन बोलेंगे, क्योंकि बॉडी जो रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो ये जो होता है ना ड्यू टू स्पिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की तरह है। तो ये आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर मास इनटू ओमेगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाता, इंडिपेंडेंट टू ओ, मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तुम यहां से लिखो, यहां से लिखो, यहां से लिखो, यहां से लिखो, कहीं से भी लिखो, सेम रिजल्ट आई सी टू ओमेगा। तो हम यहां से लिख रहे हैं, तो पहले में तो ये था, दूसरे में कोई पंगा नहीं है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इनवर्ट जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वेयर इंटू ओमेगा, इनवर्ट है दैट्स वाई माइनस के, बस लिख सकते हैं। तो जब भी स्पिन हो रहा हो, बॉडी का स्पिन हो रहा, कहने का मतलब क्या हो गया कि बॉडी का मूवमेंट एयर में स्पेस में मूव कर रहा है, बॉडी के सेंटर के पास कुछ वेलोसिटी भी है, बट इट इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा जो होगा वो कहीं से भी देखने से उतना ही दिखेगा। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ आ रही है। तो हाउ टू राइट एंगुलर मोमेंटम, ये भी आपके लिए सॉलिड पार्ट है अगर जेई और नीट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वाह रे वाह वाह वाह, देखो अब यहां तक लिख लिया, अब आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, भाई इतने कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ आए तो हमें बताइएगा। ठीक है, दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट्स, इसी को बस अप्लाई करके सारे सिचुएशंस डिराइव होंगे, हर एक चीज डिराइव होगा बॉस। ठीक है, ग्रेट। और जैसे ये जेईई का माहौल ख़त्म होता है, एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड और जो अलग अलग डिराइव फंडे हैं वो देखेंगे हम लोग, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में सिंपल सी चीज लिखनी है कि इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो बस हमें ये ढूंढना है, अप्रोच क्या होगा सर, हमें ये ढूंढना पड़ेगा अच्छा किस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, किस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, आप उस एक्सिस के अबाउट नेट। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लीजिए, एक रॉड है सर, अब ये रॉड जो है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, लेंथ एल है, मास एम है। अब एक पार्टिकल आता है, एम मास का एक पार्टिकल आता है, एकदम एंड पे हिट करता है, एकदम से एंड पे हिट करता है और रुक जाता है।
अब क्या क्या कहानियां बन सकती है, क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं हम लोग, वो देखते हैं कि पार्टिकल आता है और टक्कर के बाद रुक जाता है, तो टक्कर के बाद क्या होगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेंटर को v वेलोसिटी मिल गई, ठीक है, और इसको एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, ठीक है, और यहां पे आकर के रुक गया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लिख सकते। तो आप यहां पे देखोगे इस पे एट द टाइम ऑफ कोलिजन यहां पे एक इंपल्स आया होगा, तो इस पे यहां पार्टिकल पे इधर इंपल्स आया होगा, लिख सकते, इंपल्स आया होगा। अब इस इंपल्स का सेंटर के अबाउट एक एंगुलर इंपल्स भी मिला होगा, तो देखो एक एंगुलर इंपल्स भी मिलेगा। तो ड्यू टू लीनियर इंपल्स सेंटर ऑफ द रॉड ने एक वेलोसिटी गेन की, ड्यू टू दिस एंगुलर इंपल्स रॉड ने एक एंगुलर वेलोसिटी गेन की, एंड इस पे जो इंपल्स है इससे ये रुक गया। तो सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास v ओमेगा 2 अननोन है, ये बेचारा u से चल रहा था। समझ आ रही बात सर? अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं बिकॉज द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सर, इनिशियल मोमेंटम, सिंस एफ नेट ऑन द सिस्टम इज 0, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विच इज mu, फाइनल विच इज m into v, दैट्स ऑल, कहानी समाप्त। लेकिन इससे सेंटर की वेलोसिटी मिली, ओमेगा नहीं मिली सर। ओमेगा निकालने के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, किस एक्सिस के अबाउट लिखें, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट लिखिए, काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा एक्सिस चूज करते थे जिससे लिखना आसान हो। तो हम स्पेस में देखिए, एक मटेरियल पॉइंट होता है, मटेरियल पॉइंट मतलब वो पॉइंट विद द मटेरियल मूव कर रहा होगा एक स्पेस में, तो हमने इस जगह पे इस लोकेशन पे स्पेस में समझ रहे, जैसे हम यहाँ पे हैं तो 5D 7D भूत बेताल भगवान, तो इसी स्पेस के इसी पॉइंट पे मे भी कि 4-5 चीजें एग्जिस्ट कर रहे हो, है ना। हम लोग जिस प्लेन वाले लोग हैं 3D वाला है, समझे कि ना है, वो आप हमको सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली स्पेस में एक पॉइंट पे हमने फिक्स किया, तो वो मटेरियल के साथ नहीं मूव कर रहा होगा, वो उस जगह पे, ठीक है। तो बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास वाली जगह पे। तो अगर अबाउट ओ मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराऊं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इस लीनियर के लिए है ना। तो देखो मोमेंटम और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mu l/2 लिख सकते, mu l/2 लिख सकते, ग्रेट। फाइनल रुक गया है बेचारा, सिर्फ रॉड घूम रहा है और इसी पॉइंट पे हम हैं, तो रॉड के लीनियर मोशन के लिए वी डोंट हैव एनी एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उसी लाइन पे है। बट यस स्पिन इज देयर, तो इट मस्ट बी इक्वल टू ml²/12 इनटू इसका मास है लिखा इनटू ओमेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि नेट टॉर्क 0 था और हमने ये लिख दिया। समझ आई बात? तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहीं पे जो थोड़ा सा हमने देखा कि भाई अगर हम एंगुलर, तो यहां से व्हाट इज दिस जे, लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स को हम सीधे तौर पे लिख सकते हैं। अगर लीनियर इंपल्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो भाई चेंज इन मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम चेंज सीधे सीधे mu हो जाएगा। बट व्हाट इज एंगुलर इंपल्स, अगर पूछ लिया क्या करोगे, अगर पूछ लिया तो क्या करोगे। तो एंगुलर इंपल्स हम लिखेंगे, एंगुलर इंपल्स में क्या आ जाएगा, देखो एंगुलर इंपल्स को मैं JA से लिख देता हूं, है ना। तो R क्रॉस J, जैसे लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, फोर्स से टॉर्क निकालते हैं, उसी तरह से इंपल्स, लीनियर इंपल्स से एंगुलर इंपल्स निकालेंगे, ठीक है। एंड एंगुलर इंपल्स कैन बी रिटन एज एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे JA एंगुलर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो हम देखो ml²/12 इनटू ओमेगा लिख सकते। अब देखो यही रिजल्ट आएगा जो यहां से आया था, कैसे, तो JA को हम चेंज इन मोमेंटम लिख सकते, देखो mu l/2 ml²/12, सब कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना सा काम करना है आपको कि हमें ये ढूंढना है कि किस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, कि किस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, उसी एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, ठीक है। तो यहां तक कहानी समाप्त होगी। अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखने की बात करते हैं, कैसे लिखते हैं वो समझा दिया, कैसे कंजर्व कराते हैं वो समझा दिया, ठीक है। और समय अपने पास पर्याप्त है, ग्रेट। अब देखो सर, और भैया क्या हो रहा है, इधर ढप उधर ढप, क्या चल रहा है रे भाई। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये बोर्ड है, नॉर्मल बोर्ड है लेकिन काम का है,
आपको पता है सामने डिजिटल वाला भी मसला है, लेकिन मेल वाला मसला है, समझे कि नहीं? हाँ, अब देखिए यहाँ तक बात समझ आ रही, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ग्रेट। अब अगर आगे चलें तो अब देखो, रोलिंग मोशन। सिर्फ दो चीजें ख्याल रखनी है। सबसे पहला, रोलिंग मोशन को रेगुलेट, तो इट इज द कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी। ठीक है, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी। लेकिन इसी से काम नहीं हो जाता, इसी से काम नहीं हो, जैसे व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस इन जय खूब चलता है ना ऐसा, वो तो इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नॉलेज एंड मेहनत। तो भैया सिर्फ इतने से काम चलेगा क्या? तो नॉलेज किस चीज का, मेहनत किस चीज पे, ये भी तो मैटर करेगा ना सर। क्यों? अगर नॉलेज बहुत है किसी को, एकदम कैसे ऐप चलाते हैं, कैसे मोबाइल देखते हैं और खूब बतियाते हैं साहब, तो दोनों काम कर रहे हैं, उनको नॉलेज भी है और खाली मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट हो जाएंगे कहा नहीं। तो वो कंडीशन ढूंढना पड़ेगा कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन तो है, लेकिन एक रेगुलेटर होना चाहिए ना। तो देखो रेगुलेटर यहाँ पे क्या, जैसे उधर रेगुलेटर ये होगा कि भाई ये दोनों नॉलेज और ये सब अबाउट जेई सिलेबस, तो काम बनेगा। वैसे यहाँ पे कि एक रेगुलेटर क्या आएगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी होना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन कॉन्टैक्ट सरफेस पे, अगर हम कॉन्टैक्ट सरफेस की बात करें तो नो स्लाइडिंग। अब अकेला ये भी कंप्लीट नहीं है, नो स्लाइडिंग तो मतलब एक बॉडी को रख दे कहें इट इज रोलिंग, कहा है भाई तो नो स्लाइडिंग इज देयर। चाहे इसको हम ऐसा चला दें, इसको घुमा भी देखें, रोलिंग कहा है भी, ट्रांसलेटरी रोटेट नहीं, ये और ये दोनों एक साथ होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, रोलिंग मोशन। बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो सर यहां तक बातें समझ आए, ट्रांसलेटरी एंड अब देखिए ये फिजिकल बोर्ड है तो इसको हम ऐसा स्लाइड नहीं करा सकते, तो हम इसको फटाफट डिलीट कर देते हैं, समझे कि नहीं? देखिए अब देखिए इसका मतलब कुछ और मत समझिएगा, है ना, ठीक है, ऐसे ही मजा ले लिया हम, ठीक है। अब देखिए सर, तो रोलिंग मोशन लिखा हमने, अब यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी, तो अब देखो ये है, तो अगर ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है, ठीक है, तो और ये सरफेस स्टेशनरी है, अगर ये सरफेस स्टेशनरी है तो क्या होना पड़ेगा साहब जी, कि भाई मान लो को एक पॉइंट हमने यहाँ पे पी एज्यूम किया, ये एंगल थीटा है, तो जब ये चले, तो जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचे तो ये आगे को बढ़ जाए और यहाँ आ जाए, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाए, ये जो डिस्टेंस है वो अगर यहाँ पे आ जाए तो हम कह देंगे रोलिंग हुआ। यही लेंथ इसके बराबर है तो हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग इज नॉट देयर, सरफेस पे स्लाइडिंग नहीं है। तो देखो ये अगर r है तो r थीटा इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट l के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो स्टेशनरी सरफेस पे हम कहेंगे स्लाइडिंग इज नॉट देयर, और ओमेगा भी है, v भी है, मतलब ये रोलिंग हो गया जी, ग्रेट। अब अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो v इक्वल्स टू ओमेगा r, लेकिन ये ख्याल रखिएगा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर, नॉट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अगर कैविटी काट दे तब भी यही वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द बॉडी एंड व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिक्टली तब वैलिड है जब हमारे पास ये स्टेशनरी सरफेस है, जब हमारे पास ये स्टेशनरी सरफेस है तभी हम ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा। जब हमारे पास स्टेशनरी सरफेस होगा तभी हम ये लिख सकते हैं, और अगर स्टेशनरी नहीं है तो देखो यहाँ पे यही तो आया कि पहला कंबाइंड इफेक्ट होना चाहिए दोनों का, दूसरा यहाँ पे जीरो होना चाहिए रिलेटिव मोशन। अब देखो अगर एक सर्कुलर बॉडी है, एक प्लैंक के ऊपर रखा है, इसको v1 दे दिया, इसको ओमेगा चला दिया, इसको v2 दे दिया, अब मान लो इसका मोशन इस पे रोलिंग है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 v2 ओमेगा एंड r, क्या करोगे, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। स्ट्रेटजी क्या होगी, अप्रोच क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा लिखो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, तो ड्यू टू ट्रांसलेटरी each and every point of the body will have the same velocity v1 and due to rotatory tangential velocity इस तरफ हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। ये टेंजेंशियल लिखा, ये रिलेशन नहीं है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखा, ठीक है। तो ड्यू टू रोटेटरी वी हैव दिस, ड्यू टू ट्रांसलेटरी वी हैव दिस, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इन दोनों का आ गया, और नीचे जो सरफेस है उसकी वेलोसिटी v2, for no sliding this velocity, the velocity of this point must be equal to velocity of this point, so
V1 माइनस ओमेगा आर मस्ट बी इक्वल टू V2। इज देयर एनी डाउट सर? अगर ऐसा लिखा तो रोलिंग होगा। तो क्या वही मूल मंत्र यूज कर रहे हैं? व्हाट इज रोलिंग? इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। बस दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस, नो स्लाइडिंग, खत्म कहानी। दुनिया भर के पन्ने चिट्ठे कद्दू ककरी रखने की जरूरत ही नहीं। बेसिक्स पे जाओ, फंडा पकड़ो, तुम लीड करोगे। नहीं तो रोते रहोगे, अरे वो देख ले, वो देख ले, वो कर ले, वो कर ले। कुछ नहीं होगा बबुआ। बेसिक फंडा पता है, आप हर चीज़ बहुत तसल्ली से कर जाओगे। अदरवाइज आपके घर पे रोटेशनल का तरह तरह का नोट्स होगा, ग्रंथ होगा सर, 100 पन्ने की चीज़ें लिखी होंगी आपने, बट सब यूजलेस है अगर आपको फंडे पे कंट्रोल नहीं है। फंडे पे कहते हैं ना एकदम जान पहचान, घनिष्ठता नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ आ रही सर। कोई दिक्कत है किसी को? और एक बात देखिए, बिहार में कहते हैं भूसगोल विद्यार्थी का बस्ता भारी, खूब सारा नोट्स पास जमा करके रखा, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। ठीक है, फंडा समझ के काम हो जाएगा सर। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, तो ये हम लोग यूनिफॉर्म रोलिंग की बात कर रहे थे, कैसे लिखा हमने, क्यों लिखा, सबको पता लग गया सर। बहुत बढ़िया। अब अगर आगे हम चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे सर? देखो, ये अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ ली जाए, रोलिंग हो रहा है, किसी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ लिया कि मान लो यहाँ पे पूछ लिया, पी पॉइंट की वेलोसिटी बता दो, तो सर ड्यू टू ट्रांसलेटरी सब जगह वी होगा, ड्यू टू रोटेटरी इस पॉइंट पे अगर ये आर है तो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, खत्म कहानी। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी वुड बी वी प्लस ओमेगा आर। ठीक है, टॉप की वेलोसिटी कितनी होगी सर? तो v प्लस ओमेगा कैपिटल आर विच इज 2v, क्योंकि v इक्वल्स टू ओमेगा आर है, स्टेशनरी सरफेस पर रोलिंग हो रहा है। लिख सकते क्या? इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो ड्यू टू रोटेटरी वी हैव ओमेगा, ड्यू टू ट्रांसलेटरी वी हैव v, v इक्वल्स टू ओमेगा आर इक्वल्स टू v, तो क्या हो जाएगा? देखो √2v लिख सकते। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा यहाँ से। अब देखो, जैसे आगे इसके डिफरेंट प्रॉब्लम की बात करें, इसका एक्सेलरेशन लिखना है, इसका एक्सेलरेशन लिखना है। अगर एक बार चला गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई एक पार्टिकल? तो देखो वो साइक्लोइड बनाएगा और 8 आवर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर पूछ लिया तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ फॉर जेईई मेन एंड नीट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही? अगर किसी पॉइंट पी की वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे? ड्यू टू ट्रांसलेटरी वी हैव ओमेगा, ड्यू टू रोटेटरी वी हैव ओमेगा, ड्यू टू ट्रांसलेटरी वी हैव v, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। इफ दिस एंगल इज थीटा, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? √v² प्लस v² प्लस 2v² साइन थीटा, दैट्स ऑल, सॉरी कॉस थीटा। कर सकते? तो यूनिफॉर्म रोलिंग में जो जो पूछा जा सकता है आपको पता लग गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात? ग्रेट। नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग की बात आएगी तो अब हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि अगर रोलिंग शुरू से था या इनिशियली ये रेस्ट पे था तो लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा जो मिला वो भी ये वाला रिलेशन फॉलो करे। तो अब मान लो एक डिस्क रख दिया हमने सर, एक डिस्क रख दिया, सपोज एक डिस्क है जिसका मास m है, एक डिस्क है जिसका मास m गिवन है। अब अगर हमने इस पे फोर्स लगा दिया, मान लो टॉप पे एक फोर्स लगा दिया, एंड रफ सरफेस है, रफ सरफेस है सर। ठीक है, रफ सरफेस है एंड फ्रिक्शन इज देयर, सफिशिएंट फ्रिक्शन इज देयर टू सपोर्ट द रोलिंग। ठीक है, तो अब देखो अकेले एफ से तो कुछ हो नहीं पाएगा, अकेले एफ से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन देगा और जो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा जो ए इक्वल टू आर अल्फा के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप किसी भी डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन एज्यूम कर लो, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग है तो हमें ये चाहिए, स्टेशनरी सरफेस है तो किसी भी डायरेक्शन में जहां मर्जी, तो हमने फॉरवर्ड एफ एज्यूम कर लिया बस। अब क्या करना है सर? एफ प्लस स्मॉल एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। अब देखो एफ आर अबाउट द सेंटर हम टॉर्क लिख ले रहे हैं, माइनस एफ आर इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा एंड ए इक्वल्स टू आर अल्फा। बस इतना सा ख्याल रखना है। ठीक है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा, इतना सा ख्याल रखना है, काम बन जाएगा। क्या करना था समझा? तो प्योर रोलिंग अगर हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग है, तो ए मस्ट बी इक्वल्स टू आर अल्फा। अगर शुरुआती तौर पे शुरू में t0 पे या तो दोनों रेस्ट वी ओमेगा दोनों जीरो था, या वी ओमेगा इस तरह से दिया था कि रोलिंग था ऑलरेडी। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है आपको। ये पार्ट बड़ा मजबूत पार्ट हो जाता है जब हम एडवांस के लिए करते हैं, तो उसमें थोक में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोक में अलग अलग प्रोज देखेंगे, बट समय की रिक्वायरमेंट जो है, टाइम जो टारगेट है जेईई मेन एंड नीट
इतना सफिशियंट है। इसमें बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इंक्लाइन सरफेस पे अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे भी यही देखेंगे थीटा। एक सर्कुलर बॉडी ले लिया जिसका मास m है एंड रेडियस ऑफ जायरेशन k है, तो देखो mg साइन थीटा हो जाएगा, पीछे फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन सफिशियंट है टू सपोर्ट रोलिंग, तो देखो ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये अल्फा हो गया। फॉर द रोलिंग a मस्ट बी इक्वल टू r अल्फा। अब यहां से देखोगे तो देखो mg साइन थीटा, ठीक है, माइनस f शुड बी इक्वल टू ma। लीनियर से हमने लगा दिया mg साइन थीटा माइनस f इक्वल्स टू ma, ये लीनियर मोशन, ठीक है। टॉर्क के लिए सिर्फ f इज देयर टू प्रोवाइड टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ द बॉडी, सो एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा, आई को एम के स्क्वायर लिख सकते क्या इंटू अल्फा, एंड सिंस द मोशन इज रोलिंग तो ए मस्ट बी इक्वल टू आर अल्फा। इन तीन को जब सॉल्व करेंगे आप बेटा तो विल बी गेटिंग ए, ये हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये याद रखिएगा सर। वेयर के इज द रेडियस ऑफ डायरेक्शन। अब कई तरह के क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन पे, एक स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर, एक डिस्क, एक रिंग, सब मास सेम है, रेडियस बराबर, उसको चला दिया, कौन पहले पहुंचेगा, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फलाना 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 फलाना, सबके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गई सर। अब बस एक और चीज़ याद रखिएगा, व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पहले ही क्लास में मैं डिराइव करा चुका हूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए जब भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर लीजिएगा। अगर रोटेट, जैसे मान लो एक रॉड है, L लेंथ का रॉड है, M मास है, इसको ये O पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है फ्रीली। दिस रॉड कैन फ्रीली रोटेट अबाउट पॉइंट O। तो जब इसको रिलीज किया तो इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली जब यहाँ आएगा तो इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब आप क्या करो, कंजर्व करा दो एनर्जी। तो अब इनिशियल एनर्जी अगर लिखेंगे, इसी को रेफरेंस लेवल ले लिया तो सेंटर मास के साइड पे पता लग गया, तो हम क्या लिखेंगे इनिशियल एनर्जी mgl, नो काइनेटिक एनर्जी इज देयर। फाइनली देखोगे तो दैट बॉडी इज मेकिंग प्योर रोटेशन अबाउट O। तो एज फार एज काइनेटिक एनर्जी इज कंसर्न वी मस्ट राइट हाफ I अबाउट O इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस mgl/2, क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास l/2 पे है, ठीक है। तो जब भी एनर्जी कंजर्व कराते हैं तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसको भी उसी हिसाब से ऐड करिए जैसे पहले करते थे, बस खत्म का। देखो हाफ आई को क्या लिख सकते हैं, ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट्स ऑल। सर इतनी सी कहानी थी जो आपको करनी है रोटेशनल में, रोटेशनल पार्ट 1 एंड रोटेशनल पार्ट 2। अगर हम जेई मेन और नीट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, एडवांस की बात करते हैं, कोर कॉन्सेप्ट ये होगा, बट इसके बहुत सारे रास्ते, ब्रांचेस जाएंगे जिसके एप्लीकेशन के लेवल पे, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस निकल के आएंगे। बॉडी है, बॉडी के ऊपर उसको रोल करा दिया, ये करा दिया, सब सिचुएशन क्रैक करने का मामला होगा, और वो भी हवा में नहीं रखेंगे, उसके लिए अलग से सीरीज शुरू होगी, प्रॉपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस, वेदर इट इज फ्रॉम पाथफाइंडर और क्रोटोब और एसवीटी और फलाना फलाना फलाना, ठीक है। बट आइडिया ये होना चाहिए आपके पार्ट पे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और आपसे सवाल लगना चाहिए, ठीक है। मतलब कहीं सामने वाले पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर बाकी आप देख लीजिए, आप जो करते हैं देख लीजिएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, है ना। ओके बाय, थैंक यू।